सुप्रभात दोस्तों। जो हमारे कक्षा 12 के परीक्षार्थी हैं, आज आपके समक्ष हम जो आपका पांचवा लेसन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पाठ 5। ठीक है, आप ये पाठ 5 आपका है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और पाठ का नाम है प्रगति के मानदंड। ठीक है, इस पर जितने भी आपके गद्यांश से जो भी प्रश्न बनने वाले हैं, आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न आने वाले हैं, हम उसको सॉल्व कराएंगे। बस आपको वीडियो पर बने रहना है, सिर्फ 5 मिनट समय दीजिए। मैं आज आपको वो ट्रिक बता दूंगा परीक्षा में किस प्रकार आप कम समय में अपने गद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं और पूरे पूरे अंक आप ग्रहण कर सकते हैं। संदर्भ आपको लिखना है कि गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रगति के मानदंड नामक पाठ से अवतरित है, और इसके हमारे लेखक गद्य में लेखक होंगे, पद्य में रचयिता। पहले ध्यान दीजिएगा, गद्य में लेखक होंगे, पद्य में रचयिता होंगे। ध्यान दीजिएगा, करें गद्य में लेखक, पद्य में रचयिता। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। कैसे लिखना है? तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रगति के मानदंड नामक पाठ से अवतरित है, और इसके हमारे लेखक कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उपाध्याय जी ने एक राष्ट्र धर्म पत्रिका भी उन्होंने, इसका संपादन अभी भी लखनऊ से हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे, लखनऊ के अनुसार, सॉरी, लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार भौतिक उपकरण मानव के लिए क्या है? भौतिक उपकरण मानव के लिए क्या है? तो भौतिक उपकरण मानव के लिए क्या है? हमारे लिए भौतिक उपकरण एक सुख के साधन है। देखो यहाँ, ये भौतिक उपकरण क्या है? सुख के साधन है। भौतिक उपकरण आप समझ लीजिए, जैसे पहले बात, लोगों के पास पहले दो पहिए गाड़ी नहीं थी, फिर आप दो पहिया ले लिया, उसके बाद फिर तमन्ना हुई कि भाई चार पहिया हो जाए, चार पहिया हो जाए, दूसरी गाड़ी आ जाए, फिर एक गांव में घर है, फिर सोचते हैं शहरों में भी घर हो जाए। तो एक प्रकार के या भौतिक जो साधन है। अब आज ये मोबाइल का जमाना आ गया। आज के 10 साल पहले कोई 2G 4G जानता ही नहीं था, आज तो 6G चल रहा है, 5G चल रहा है। तो भौतिक साधन ही तो है, जाहिर सी बात है। इन भौतिक साधनों के ज्यादा उपयोग से जो व्यक्ति की औसत आयु है, वह भी लगातार कम होती जा रही है। आज औसत आयु कितनी हो गई है? 60 साल हो गई है। आज के 50 साल बाद औसत आयु 50 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, कुल मिलाकर के जो भौतिक साधन है, जो हमारे भौतिक उपकरण है, वह किसी न किसी रूप में ये औसत आयु को लगातार कम करते चले जा रहे हैं। लेखक ने संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र किसे कहा है? संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र, संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र आपको देखना है। तो गद्यांश को आप पढ़िए और यहाँ पर आपको आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन के जवाब इसी में से छुपे रहते हैं। लेखक कह रहा है कि संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र, जो संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र है, वह क्या है? वह हमारे हैं भौतिक उपकरण। देखिए यहाँ पर दोस्तों, जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास होगा। ठीक है, जो हमारे, अर्थात यहाँ लेखक के कहने का मतलब है कि संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र, तो संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र हमारा क्या है? समष्टि का जीवन के लिए उसका उपकरण है। समष्टि व्यष्टि, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र भी होता है, व्यष्टि, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और एक समष्टि है, समष्टि का विलोम हो जाएगा व्यष्टि। कुल मिलाकर के यहाँ आंसर आपका होगा, लेखक ने संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र किसे कहा है? लेखक ने संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र कहा है किसको? भौतिक उपकरण को। ये जो भौतिक उपकरण है, यही संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र है। इसी के इर्द गिर्द मनुष्य अपना जीवन यापन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक उपकरण के विषय में लेखक के क्या विचार हैं? एक भौतिक उपकरण जो है, ये कुछ समय के लिए तो चीजों को सुख प्रदान करते हैं, लेकिन टिकाऊ नहीं होते हैं। जैसे देखो, चंद्रयान ही बना जाए, करोड़ों रुपए खर्च हुए, फिर वहां से चंद्रमा पे ले जाके बैठाया गया, 14 दिन कार्य कार्य किया, उसके बाद फिर उसका मतलब समाप्त। सब भौतिक संसाधन है। ठीक है, अब मोबाइल ले जा रहे हो, पता लगा हाथ से नीचे गिर गया, सड़क पे टूट हुए, तो भौतिक संसाधन है। तो जितना भी हम भौतिक संसाधनों का प्रयोग कर लें, वो हमारे लिए उतना ही घातक सिद्ध होते जा रहे हैं। यहाँ लेखक के कहने का मतलब है कि भौतिक उपकरण के विषय में लेखक के क्या विचार हैं। आप लेखक के विचार यही है कि भौतिक उपकरण क्या है, एक एक प्रकार से इसका अनावश्यक प्रयोग करना और व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए और समाज के लिए घातक सिद्ध होता जा रहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या, दोस्तों यहाँ पर हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, जैसा भी लिखा है। अर्थात जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारी परंपराएं हैं, उस
परंपरा उस व्यवस्था का केंद्र मनुष्य को होना चाहिए। यदि पिंडे तद ब्रह्मांडे, यह पिंड एक ब्रह्मांड के समान है। यह पिंड कैसे है? एक ब्रह्मांड के समान है। ये न्याय के अनुसार समष्टि का जीवन, समष्टि एक अर्थव्यवस्था है, एक समष्टिवादी अर्थव्यवस्था, व्यष्टिवादी अर्थव्यवस्था। जो बच्चे हमारे अर्थशास्त्र आदि चल के पढ़ोगे या जो अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में, वो जानते हैं समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टिवादी अर्थशास्त्र का जीवन मान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है, अर्थात जो हमारे भौतिक उपकरण है वह मानव के लिए निश्चित सुख के साधन है। ठीक है, अगला हमारा गद्यांश है, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पाश्चात्य जगत ने भौतिक उन्नति तो की। पाश्चात्य जगत अर्थात जो हमारा पुराना काल था उसने तो भौतिक उन्नति की। पाश्चात्य का मतलब प्राचीन काल। पाश्चात्य जगत ने हमारी भौतिक उन्नति तो की, लेकिन उसकी आध्यात्मिक अनुभूति पिछड़ गया। अर्थात पूजा पाठ आराधना, तो पूजा पाठ आराधना में वह क्या हुआ, बिछड़ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, अगला हमारा है, इसको देखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ प्रस्तुत प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो है प्रगति के मानदंड नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रगति के मानदंड नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे जो लेखक हैं वो हमारे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, जिन्होंने प्रगति का मानदंड अपने इस पाठ में उन्होंने बताया है। क्या बताया है? पाश्चात्य जगत ने किस क्षेत्र में उन्नति की है? देखिए यहाँ पर जवाब दिया है, दिया है पाश्चात्य जगत ने किस क्षेत्र में उन्नति की। तो जो हमारा पाश्चात्य जगत है एक भौतिक क्षेत्र में, ठीक है, एक भौतिक क्षेत्रों में ज्यादा उन्नति की है। जो हमारा इतिहास है, यह पाश्चात्य जगत में भौतिक उन्नति बहुत ही बड़ी मात्रा में थी। पाश्चात्य जगत में किस क्षेत्र में उन्नति की है? भौतिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? भौतिक क्षेत्र में। भौतिक क्षेत्र में। भौतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उपलब्धि महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की प्राप्त प्राप्त की। इस पर आपका इसका आंसर हो जाएगा। उपरोक्त गद्यांश में इस बात को व्यक्त किया गया है, इस गद्यांश में भौतिक उन्नति को व्यक्त किया गया है। किसको व्यक्त किया गया है? भौतिक उन्नति को। उपरोक्त गद्यांश में किस बात को व्यक्त किया गया है? इस गद्यांश में भौतिक उन्नति को क्या है? लेखक ने भारत के किस संदर्भ में कहा है? लेखक ने भारत के संदर्भ में कहा है। लेखक ने भारत के संदर्भ में कहा है, क्या कहा है? पाश्चात्य जगत को कहा है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, जो मैं व्याख्या को कर ही रहा हूँ, ठीक है। इसकी आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई, इसकी आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई। यहाँ पर देखिए आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई। पीछे आते हैं, भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया। भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया, इसलिए उसकी जो आध्यात्मिकता है वह शब्द मात्र रह गई। अशक्त क्या नहीं कर सकता? अशक्त माने होता है शक्तिहीन। अशक्त माने होता है शक्तिहीन। क्या है? शक्तिहीन। इसको कहा जाता है अशक्त। क्या कहा जाता है? अशक्त। अर्थात जो शक्ति से हीन हो, जो शक्ति से हीन हो उसको कहा जाता है अशक्तिहीन। इसके बिना निश्रेयस की सिद्धि नहीं होती। इसके बिना निश्रेयस की सिद्धि नहीं होती। निश्रेयस क्या है देखते हैं भी आप। हमारे अगर आंसर गद्दान से मिल जाता है तो बहुत अच्छी है। इसके बिना अर्थात अभ्युदय के बिना निश्रेयस की सिद्धि नहीं होती। अभ्युदय मतलब अभिधन उदय, जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अभिधन उदय। ये क्या है? अभ्युदय। इसका मतलब होता है उत्थान, ग्रोथ करना। अर्थात अभ्युदय के बिना जो है निश्रेयस की सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। ठीक है, अगले ट्रांसफर चल रहे हैं, जो आपका अगला गद्यांश है यहाँ।
इसको आपको पढ़ना है। आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों की हम जांच करें तो पता चलेगा कि हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण युगान और परिवर्धन की कमी से बनी हुई रूढ़ियां प्रक्रिया के साथ संघर्ष की परिस्थिति से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए उपाय। यहाँ पर आपको पहले संदर्भ लिखना है। अवतरण का गद्यावतरण का संदर्भ अथवा गद्यांश के पाठ का लेखक का नाम प्रस्तुत प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी की प्रगति का मानदंड नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे जो लेखक हैं वो हमारे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने प्रगति के मानदंड पाठ में जो भी बताया है और रेखांकित और इसकी व्याख्या यहाँ आपको इसी लाइन को एक लाइन दो लाइन ढाई लाइन है इसको पढ़ लेना है। और दोस्तों शब्दों को थोड़ा सा अपना फेर फेर करके शब्दों को इधर से उधर पलट करके आपको इसका आंसर दे देना है। ठीक है, तो अगला हम आगे चलते हैं। बिल्कुल आप टेंशन में नहीं होना है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है और गद्दांश से घबराना भी नहीं है। गद्दांश से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इसके बाद अभी एक गद्दांश और बचेगा, अंतिम गद्दांश बचेगा, उसको भी हम करा देते हैं। ठीक है, यहाँ है भारतीय नीतियां और सिद्धांत किस प्रकार विदेशियों की नकल मात्र बनकर रह गए। भारतीय नीतियां और सिद्धांत विदेशियों की नकल मात्र बनकर रह गए। जो विदेशी सामान आज हम उपयोग कर रहे हैं उतने कम पैसे में हमारे भारत देश में यह चीजें निर्मित ही नहीं हो पाएंगी। उतने कम पैसे में हमारे भारत देश में यह चीजें निर्मित ही नहीं हो पाएंगी। दोस्तों आज हम चीन का सामान यूज कर रहे हैं और अन्य देशों का सामान यूज कर रहे हैं तो कम लागत में कम पैसे में हमारे लिए उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन हम लोग इसको क्या है हम लोग उपलब्ध नहीं करा पाते। रीजन क्या है, जो सामान चीन से जो सामान चीन से 100 रुपए में बन जाता है वही सामान अगर भारत में आता है तो वह 150 रुपए में बनता है, क्योंकि उनके पास मशीनरी सामान टेक्निक वगैरह बहुत ज़्यादा है और हमको कम पैसे में उपलब्ध करा देती है। ठीक है, अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, चलो भाई थोड़ा सा ऊपर चलो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समय के अनुरूप परिवर्तन एवं विकास न होने का प्रमुख कारण क्या है। समय के अनुरूप अगर परिवर्तन नहीं होगा, हम विकास नहीं करेंगे तो फिर आगे अपने जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे। तो जो उम्र तुम्हारी समय पढ़ने की, अगर पढ़ने में मेहनत नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे तो बाद में फिर दोस्तों पछताना पड़ेगा। ठीक है, अगर अभी से ही अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो। अगला हमारे भारत की सांस्कृतिक चेतना के कमजोर होने का प्रमुख कारण क्या है। भारत की सांस्कृतिक चेतना, क्योंकि हमारा भारत देश एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है और यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है आज भी कमजोर बनी हुई है, इसलिए भारत की सांस्कृतिक चेतना क्या है कमजोर है। अगला हमारा गद्यांश देखते हैं। इस गद्यांश को हम देखते हैं, जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति। ठीक है प्यारे, इस गद्यांश को देख लेते हैं। यहाँ पर है संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप जान ही रहे हैं, मतलब ऑलरेडी संदर्भ को पढ़े। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की प्रगति का मानदंड नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे जो लेखक हैं, गद्य में लेखक लिखे गया पद्मनाभ चेता, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उन्होंने अपने इस पाठ में बहुत ही सुंदर और चीजों को बताया है। रेखांकित की आपको व्याख्या करनी है दोस्तों। यहाँ पर 3 लाइन जाएगा कि जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भारत पोषण की, उसके शिक्षण की, यह हमारे राष्ट्र का दायित्व है। हम लोगों के हर एक नागरिक का दायित्व है कि समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते जैसे हमारी जो जो हमारा संविधान है, अनुच्छेद 14 कहता है कि जो प्राइमरी से लेकर के और कक्षा 8 तक को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ये क्या है, ये इसी की श्रेणी में आती है। ठीक है, इसी की श्रेणी में लेखक की दृष्टि से सभ्य समाज के लिए क्या दायित्व है, तो सभ्य समाज के लिए यही हमारा दायित्व है। ठीक है, भरण पोषण के, शिक्षण की, उसके समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते क्या होगा, अपना योगदान देते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके और उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की व्यवस्था और जीविकोपार्जन का हमारा साधन चल सके। इस प्रकार से आपको पढ़ना है और इस प्रकार से आपको इसको आंसर दे देना है। रेखांकित असली व्याख्या में घबराना नहीं है, बिल्कुल आप लाइन को पढ़ते रहिएगा और ना भी समझ में आए तो थोड़ा सा शब्दों को इधर उधर करके अपना जो अंडरलाइन की व्याख्या उसको आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, लेखक की दृष्टि में सभ्य समाज के क्या दायित्व हैं।
सभ्य समाज का दायित्व यही है कि सभ्य समाज का दायित्व यही है कि हम समाज के प्रति निस्वार्थ भाव से मानवता को लेकर के उसके कार्य में हम सहयोग करें। घटक तथा मानदंड शब्द का अर्थ घटक माने होता है घटक घटक माने होता है तत्व घटक माने होता है तत्व। एक घटक शब्द बायोलॉजी का है। घटक का मतलब होता है तत्व। ठीक है, घटक का मतलब होता है तत्व। क्या होता है? तत्व। घटक का मतलब होता है तत्व और मानदंड का मतलब होता है मानक, किसी चीज को मापने का पैमाना। तो ये मानदंड लेखक की दृष्टि में मूलभूत अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार वही है, हमारा जन्म का मूलभूत अधिकार है, स्वतंत्रता का हमारा मूलभूत अधिकार है, संपत्ति को रखने का मूलभूत अधिकार है। जो हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर के 31 में बताया गया है, उसी में मूलभूत अधिकारों का वर्णन किया गया है। प्रगति का मानदंड क्या है? जो प्रगति के, जो हमारे ग्रोथ के मानक है, अर्थात हर व्यक्ति को, क्या सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको शिक्षा और कमाने का, रहने का, खाने का, पीने का उसको साधन उपलब्ध कराया जाए। यही हमारी क्या है? आवश्यकताएं हैं। अगला हमारा है, बस एक पैराग्राफ और बचा है प्यारे, इसको भी समाप्त कर देते हैं। बहुत बेहतरीन आप समय के धन्यवाद रहेगा। संस्कृत के प्रति निष्ठा, संस्कृत के प्रति निष्ठा रखने वाले कौन हैं? संस्कृत के प्रति निष्ठा रखने वाले, यहाँ पूछ रहा है कि संस्कृत के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने वाले कौन हैं? यहाँ पर देखिए, संस्कृत के प्रति निष्ठा को लेकर चलने वाले कुछ राजनीतिक दल हैं। बस आंसर हो गया। भारतीय संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर किसकी दृष्टि नहीं जाती? भारतीय संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर किसकी दृष्टि नहीं जाती? तो दृष्टि नहीं जाती, किसकी नहीं जाती? यहाँ यहाँ देखिए, संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की, उनकी ओर दृष्टि नहीं जाती। किसकी ओर? उनकी ओर दृष्टि नहीं जाती। किसकी ओर? भारतीय संस्कृति की ओर। जो हमारे राजनीतिक हैं वो अपना स्वार्थ पूरा करने के चक्कर में, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, और उनकी वह जो, अर्थात ये जो गरीब लोग हैं, जो कुरीतियां हैं, जो छुआछूत है, जो जाति भेद है, दहेज है, मृत्यु भोज है, इस तरह नारी उत्थान है, उन राजनीतिक दलों की अपने स्वार्थ को पूरा करने के चक्कर में उनकी तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती। समाज में प्रति कुरीतियों को लेखक ने क्या कहा है? समाज में प्रति जो कुरीतियां हैं वो हमारे ही एक कोड़ के समान है। किसके समान है? एक कोड़ के समान है। जैसे कोड़ होता है, पूरे शरीर को धीरे धीरे खाता चला जाता है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ, हमारे समाज में जो जाति भेद है, दहेज है, मृत्यु भोज है, छुआछूत है, यह सब क्या है? जो कोड़ की भांति हमारे समाज को, हमारे देश को खाती चली जा रही है। किन लोगों की भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा है? किन लोगों की भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा है? अर्थात भारतीय संस्कृति की निष्ठा को लेकर कुछ राजनीतिक दल हैं जिसको भारतीय संस्कृति पर क्या है? दृढ़ निष्ठा है। पाठ एवं लेखक के नाम का उल्लेख, पाठ का नाम है प्रगति का मानदंड। लेखक हमारे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा यह भी पाठ समाप्त होता है। अगला पाठ हम अगले वीडियो में लेकर के आपको उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, और दोस्तों, जो उनकी एक पत्रिका है, उनकी एक पत्रिका है राष्ट्र धर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ठीक है, राष्ट्र धर्म जो पत्रिका है, इसको उन्होंने संपादित किया था, नोट कर लीजिएगा। राष्ट्र धर्म क्या है? ये राष्ट्र धर्म पत्रिका है। ठीक है, ये राष्ट्र धर्म पत्रिका, इसका संपादन कहाँ से होता है? लखनऊ से होता है। लखनऊ से होता है। ठीक है, लखनऊ। इस पत्रिका को याद करना। इसे हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद की है। कवि वचन पत्रिका उनके भारतीय हरिश्चंद्र की, उसी की पत्रिका क्या है? राष्ट्र धर्म की पत्रिका है, और इसका प्रकाशन लखनऊ में ये मासिक पत्रिका है। ठीक है, और इसके संपादक हैं ओम प्रकाश पांडे। नोट कर लीजिएगा, इस समय इसके संपादक क्या रहे हैं? ओम प्रकाश पांडे। ओम प्रकाश पांडे इस पत्रिका के वर्तमान संपादक हैं, ओम प्रकाश पांडे। बस दोस्तों, आज यही तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।